वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं +1 अकाउंट्स का चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। हमने अपने लास्ट सेशन में कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कशन की थी। आज की हमारी पहली टर्म है, पहले हम डिस्कशन करेंगे परचेज के बारे में। व्हाट आर द परचेजेस? अगर नॉर्मल वर्ड्स में देखें, जो भी हम खरीदते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें सिर्फ गुड्स जो भी हम परचेज करते हैं, हर टाइप की कौन सी गुड्स? फिजिकल गुड्स which are purchased for resale purpose in a normal running of a business। हर वो गुड्स जिसको हम परचेज करते हैं, हमारा मेन मोटिव क्या होता है? उनको घर पे यूज करना नहीं, फर्दर मार्केट में जाके सेल करना। इन ए नॉर्मल, इन ए अकाउंटिंग ईयर, उनको हम क्या बोलते हैं? परचेजेस। अब ये गुड्स वही होती हैं जिनके साथ, जैसे कि हमारा बिजनेस किसका है, हम डीलिंग किसमें कर रहे हैं? क्लोथ के साथ। लेकिन अगर हमने इस केस में क्लोथ परचेज किया है, तो हम बिजनेस कर रहे हैं रन किस पर्पस के लिए? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो हमने क्लोथ खरीदा है ताकि इनको मार्केट में फर्दर जाके क्या कर सके? सेल कर सके, मतलब रीसेल कर सके। तो ये हमारी क्या होगी? परचेज। ऑन द अदर हैंड, अगर मैंने कोई कार परचेज की है, अब कार तो ये मेरा बिजनेस तो है नहीं, डीलिंग मेरी किसमें चल रही है? क्लोथ में। तो ये फर्नीचर है, ये जो कार है, ये हमारे डे टू डे रीसेल के साथ रिलेटेड नहीं है। कार को कब सेल करेंगे? 5, 6, 7, 4 साल ईयर इनको यूज करने के बाद। इसलिए परचेजेस वो गुड्स होती हैं जिनको हम परचेज करते हैं, किस पर्पस के लिए? रीसेल पर्पस के लिए, ताकि उनको फर्दर में मार्केट में जाके क्या कर सके? रीसेल कर सके इन ए नॉर्मल रनिंग ऑफ बिजनेस। हमारी नॉर्मल ये कौन सी नेचर का होता है? रैखिक नेचर की होती है। मीन्स ये टाइम टर्नओवर में विदिन 1, 2, 3 डेज ये क्या होते हैं? रिपीटेड होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? परचेजेस। अब ये परचेजेस हमारी होती है, ये 2 टाइप्स की होती है। एक होती है हमारी क्रेडिट परचेजेस, एक हमारी कौन सी होती है? कैश परचेजेस। हम मार्केट में जाके कुछ खरीदने गए, मैंने वहां पे जाके कपड़ा खरीदा, कितने का? 1,50,000 का कपड़ा खरीदा, उसमें 1 लाख मेरे पास कैश अवेलेबल था। उसकी ऑन द स्पॉट क्या करती? पेमेंट करती। इसमें पेमेंट करती, कैश में पेमेंट करती। बाकी के पास मेरे पास पैसे नहीं अवेलेबल थे, मैंने उनको क्या बोला कि मेरे पास 50,000 रुपीज फिलहाल अवेलेबल नहीं है, मैं आने वाले विदिन 10 डेज में आपको क्या कर देंगे? हम पेमेंट कर देंगे। तो वो चीज कैश के नाम से क्लियर है। वो परचेजेस जिसके अगेंस्ट हम इमीडिएटली कैश की पेमेंट कर देते हैं, उनको हम कौन सी परचेजेस बोलते हैं? कैश परचेजेस। और क्रेडिट का हिंदी में मतलब क्या होता है? उधार। जब हम पेमेंट, जैसे कि इस केस में मेरे पास 50,000 रुपीज अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने फ्यूचर में टाइम मांग लिया कि आफ्टर 10 डेज इनकी क्या की जाएगी? पेमेंट की जाएगी। वो परचेजेस जिनके रिगार्डिंग हम आज पेमेंट नहीं करते, वो हम किस पे ले लेते हैं? क्रेडिट पे ले लेते हैं। उनको कौन सी परचेजेस बोलते हैं? क्रेडिट परचेजेस बोलते हैं। जैसे हमारी परचेजेस होती है, वैसे हमारी क्या होती है? सेल्स। अब विच आर गुड्स विच आर सोल्ड, जो गुड्स हम क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं इन द नॉर्मल रनिंग ऑफ बिजनेस, उनको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। गुड्स का मीनिंग क्या होता है? सेम होता है। गुड्स वही होती है जिस नेचर का बिजनेस हम क्या कर रहे हैं? रन कर रहे हैं। अगर हमारा वही एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं, अगर हमारा क्लॉथ का बिजनेस है, मींस कपड़े का बिजनेस है, तो मेरी केस में जो मेरी गुड्स होंगी वो क्या हो जाएंगी? क्लॉथ हो जाएंगी। उनको फर्दर हम क्या करें? एक्चुअल में जाके सेल करेंगे। जैसे हमारी परचेजेस 2 टाइप्स की होती है, वैसे हमारी सेल्स कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है। एक हमारी हो जाती है कैश सेल्स, एक हमारी हो जाती है क्रेडिट सेल्स। अब कैश सेल्स कैश के नाम से क्लियर है, और वो सेल्स जिनकी अमाउंट हम सेल करने के बाद हमारे पास पैसा क्या आ रहा है, जो पैसा हम रिसीव कर लेते हैं ऑन द स्पॉट एट द टाइम ऑफ सेल। जितना पैसा हम सेल के टाइम पे कैश की फॉर्म में रिसीव कर लेते हैं, उनको कौन से सेल्स बोलेंगे? कैश सेल्स। और जिनका पैसा हम अभी रिसीव नहीं करते, उसका कोई भी रीजन हो सकता है, चाहे मेरे परचेजर के पास पैसे ना हो, कुछ भी हो, उसको हम कौन सी सेल्स बोल देते हैं? क्रेडिट सेल्स बोल देते हैं। अगर हम सेम एग्जांपल को कंटिन्यू करें, फॉर एग्जांपल 2 लाख का हमने कपड़ा क्या किया? सेल किया। इसमें मिस्टर राम को सेल किया। मिस्टर राम ने 1,20,000 की जो पेमेंट हमने कैश मिस्टर राम से इमीडिएटली रिसीव कर लिया, कैश रिसीव कर लिया, कैश के नाम से क्लियर है। ऑन द स्पॉट जिस टाइम पे हमने सेल की थी, उस टाइम पे पैसा रिसीव कर लिया, तो ये कौन सी सेल्स होगी हमारे पास? कैश सेल्स।
और बाकी के 80,000 रुपीज के रिगार्डिंग अभी तक हमें पैसा रिसीव नहीं हुआ। तो मतलब हमने उसको क्या मेल कर दिया, क्रेडिट, उधार दे दिया कि आने वाले हमारा एग्रीमेंट हो गया चाहे 7 दिनों के बीच, विद इन 1 मंथ आप पैसा हमें पे कर देना, हम रिसीव कर लेंगे। तो वो हमारी कौन सी सेल्स होती है, क्रेडिट सेल्स। इनके साथ ही एक इंटरमीडिएट टर्म होती है हमारी डेटर्स, एक हमारी क्या होती है, क्रेडिटर्स। अब डेटर्स किस केस में होती है, सबसे पहले क्रेडिट सेल्स के टाइम पे, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, मतलब क्रेडिट सेल्स के टाइम पे होती है। जो क्रेडिटर्स होते हैं ये कौन सी सेल की, हम किसके रिगार्डिंग होते हैं, हमारे क्रेडिट परचेजेस के टाइम पे होती है। अब यहाँ पे क्रेडिट के नाम से क्लियर होता है, एक हमारे माइंड में बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, वो डेटर्स, उनको ये नहीं पता लगता कि जो डेटर है क्रेडिट परचेजेस के साथ रिलेटेड है कि क्रेडिट सेल्स के साथ रिलेटेड है। तो यहाँ पे एक लर्न करने का एक मेथड है, ये क्या लिखा हमारे पास, क्रेडिट। क्रेडिट मतलब हम क्या ले रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं, हमें क्रेडिट मिल रहा है, हमें उधार मिल रहा है। तो हम क्रेडिट किस टाइम पे लेंगे, जब हमने परचेजेस की है, हमने लोगों से काम लिया है, हमने सामान खरीदा है, तब हमारे पास पैसे नहीं थे, तभी हमें क्रेडिट मिले, तभी हमें उधार मिला है। तो क्रेडिटर्स किस केस में होते हैं, क्रेडिट परचेजेस के टाइम पे। डेटर्स किस केस में होते हैं, क्रेडिट सेल्स के टाइम पे। सबसे पहले ये चीज आपने अपने माइंड में कैप्चर करनी है। तब ये हो जाता है क्रेडिटर्स होते कौन है। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनको हमने क्या करनी होती है, पेमेंट करनी होती है ड्यू टू क्रेडिट परचेसेस। और डेटर्स वो होते हैं जिनसे हमने क्या करनी होती है, अब सेल्स के टाइम पे हम पैसा क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, जिनसे हमने पैसा रिसीव करना होता है ड्यू टू क्रेडिट सेल्स। जैसे हम इसी एग्जांपल पे देखें, यहाँ पे परचेजेस का केस है, हमने कितने टाइम पीरियड उनसे मांगा था परचेजेस के टाइम पे कि हम आपको विद इन 10 डेज पेमेंट कर देंगे, डेट इज 50,000। तो हम उनके लिए 50,000 के परचेजर के लिए, हम अपने सेलर के लिए 50,000 क्या बन चुकी हैं, क्रेडिटर्स बन चुकी है। क्रेडिटर्स में हमने पेमेंट करनी होती है, जब हमने किसी दूसरे को पेमेंट करनी है तो हम क्या बन जाते हैं, क्रेडिटर्स। जब हमने दूसरे से पैसे रिसीव करने होते हैं तो हम क्या बन जाते हैं, डेटर्स। जैसे कि सेल्स के केस में हमने 1,20,000 ऑन द स्पॉट कैश हमने क्या कर लिया था, रिसीव कर लिया था, तो ये हमारी कौन सी सेल्स बन गई थी, तो हमारी कैश सेल्स बन गई थी। लेकिन 80,000 के जो मनी है अभी तक हमने रिसीव नहीं की थी, तो हम यहाँ पे हमने पेमेंट रिसीव करनी है, तो राम हमारे लिए क्या बन गया, डेटर्स बन गया। डेटर इज ए पर्सन फ्रॉम whom we have to receive the money, जिससे हमने पैसे लेने हैं। और क्रेडिटर्स वो होते हैं टू whom we have to make the payment, जिसे हमने पैसे पे करने होते हैं। तो ये बस याद पे रखना, डेटर्स किस केस में आता है, क्रेडिट सेल्स के टाइम पे, क्रेडिटर किस टाइम पे आते हैं, हमारे क्रेडिट परचेजेस के टाइम। उसके बाद हमारा क्या है, एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस क्या होता है, खर्चा। जब भी हम कोई पैसा स्पेंड करते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सपेंसेस। टू अर्न सम बेनिफिट, कुछ बेनिफिट लेने के लिए जब भी कोई खर्चा किया जाता है इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो हमारी रूटीन वाइज के खर्चे होते हैं, जैसे कि परचेजेस हमारा भी क्या हो गया, खर्चा हो गया। हमने रेंट क्या किया, पे किया, या फिर हम ये बोल सकते हैं सैलरी हमने क्या कर दी, पे कर दी। जब भी हम कोई खर्चा करते हैं इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जो रूटीन नेचर का होता है, जो हर मंथ होना ही होता है, उनको क्या बोलते हैं हम, एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस कितने टाइप्स की होती है हमारे पास, 3 टाइप्स की होती है। एक तो एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर पहले इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। अब हम देखेंगे इन तीनों में आपस में क्या डिफरेंस होता है। आउटस्टैंडिंग में, अब पेड का मतलब तो हमें क्लियर है, जो एक्सपेंसेस हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं वो क्या बन जाएगी, हमारे एक्सपेंसेस पेड। जैसे कि रेंट की पेमेंट है, एक ऑफिस का हमने रेंट है, जहाँ पे हमने ऑफिस किसमें लिया हुआ है, रेंट पे लिया हुआ है, रेंट हमने पर मंथ 20,000 पे कर दिया, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, एक्सपेंसेस पेड बन जाएगा, हम जो पे कर चुके हैं। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ड्यू बट नॉट पेड, वो खर्चा जो ड्यू तो हो चुका है लेकिन अभी तक उसकी हमने पेमेंट नहीं की। फॉर एग्जाम्पल हम अपने एम्प्लॉयज को क्या पे करते हैं, सैलरी पे करते हैं। अब कौन सा मंथ हमारे पास चल रहा है, ये हमारा है मई का। लास्ट मंथ हमारा कौन सा था, अप्रैल। 30 अप्रैल खत्म हो चुकी है,
और 1 मई का जो मई का टाइम स्टार्ट हो चुका है। नॉर्मली चाहे आप ऑफिस देख लो, चाहे टीचिंग डिपार्टमेंट देख लो, कोई भी डिपार्टमेंट देख लो, जो हमें पेमेंट मिलती है, सैलरी मिलती है, वो कब मिलती है? 10 मई को मिलती है। अब अप्रैल खत्म होगी, हमारी कौन सी डेट चल रही है? 5 मई। मींस अप्रैल की सैलरी ड्यू हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमने एम्प्लॉयज को इसकी पेमेंट नहीं की। वो टाइम आ चुका है, एक्सपेंसेस पे करनी है, बट अभी तक पेमेंट नहीं की। उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड का मतलब क्या है? एडवांस। एडवांस पेमेंट कर देना। जब एक्सपेंसेस को हम एडवांस में पे कर देते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है? प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक छोटी सी एग्जांपल हम इसके समझते हैं। जैसे देखो, एम्प्लॉयज को सैलरी चाहिए थी, हमने उनको अप्रैल के महीने में ही इसकी पेमेंट कर दी, मई के मंथ की सैलरी भी दे दी, लेकिन अभी तक मई का मंथ आया नहीं है। अभी तक कौन सी डेट चल रही है? 20th अप्रैल। 20th अप्रैल को हमने अप्रैल की पेमेंट तो कर दी, साथ के साथ कमिंग मंथ हमारा कौन सा? मई का मंथ, उसकी भी पेमेंट कर दी। इसको क्या बोल देंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस। बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब ड्यू बट नॉट पेड। एक्सपेंसेस ड्यू हो चुकी है लेकिन उसकी पेमेंट नहीं की। जैसे कि एग्जांपल हमने लिया है, हमने एम्प्लॉयज को सैलरी हमारी 10 मई आ चुकी है, लेकिन अप्रैल के मंथ की पेमेंट अभी तक नहीं की। उन्होंने अप्रैल का पूरा महीना काम कर लिया, मींस उनकी सैलरी 1 मई 2 मई को ड्यू हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किया। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है इनकम। अब इनकम क्या होता है? व्हाट आर अमाउंट रिसीव्ड, जो भी हम रिसीव करते हैं इनकम इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि जो डे टू डे रनिंग की जो इनकम पैसा हम रिसीव करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इनकम बोलते हैं। ये रूटीन वाइज होती है, ये हर मंथ हम करते ही करते हैं। जैसे सेल्स, हम रूटीन नेचर में सेल्स करते ही करते हैं, बिजनेस रन करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अगर हमें प्रॉफिट अर्न करना है तो बिजनेस सेल्स करेंगे करेंगे। इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या हो गई? इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया। इस केस में हमने रेंट पे किया था, इस केस में हम रेंट क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं। अब ऑफिस हमने रेंट पे दिया हुआ है दूसरे बंदे को काम करने के लिए, तो पर मंथ हमें रेंट तो रिसीव हो गई हो। जैसे कि हमारी एक्सपेंसेस 3 टाइप्स की होती है, वैसे ही हमारी इनकम क्या होती है? 3 टाइप्स की होती है। इनकम रिसीव, जो इनकम हम एक्चुअल में रिसीव कर चुके हैं उनको क्या बोलते हैं? इनकम रिसीव। जैसे हमने अप्रैल का मंथ है चल रहा है, 30 अप्रैल को हमने रेंट रिसीव कर लिया, अभी मंथ चल भी रहा था, अभी चल रहा है, दैट इज 20,000 रुपीज। ये क्या होगी? हमारी इनकम रिसीव। इनकम अक्रूड क्या होती है? इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। जैसे कि हमारे यहाँ पे देखा था एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग में क्या थी? एक्सपेंसेस ड्यू हो गई है लेकिन अभी तक पे नहीं की। वैसे इनकम अक्रूड क्या होती है? इनकम ड्यू हो चुकी है लेकिन अभी तक हमने रिसीव नहीं की। इसकी एक छोटी सी हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमने 20,000 का क्या रिसीव करनी थी? सैलरी रिसीव करनी थी। हम एक ऑफिस में क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। सेम लेवल हमारा अप्रैल का मंथ क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। अभी यहाँ आज की कौन सी डेट है? दैट इज 5 मई। 5 मई की डेट आ गई, लेकिन अभी तक हमें अप्रैल के महीने की सैलरी हमें रिसीव नहीं हुई। मींस सेम मीनिंग है। ड्यू का मतलब जो हमारी एक्रूड और आउटस्टैंडिंग का मीनिंग सेम होता है। जैसे ड्यू पेड में क्या रहता है? हमने अभी तक पेड नहीं की। अक्रूड में क्या होती है? अभी तक हमने रिसीव नहीं की। अब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये तो नाम से क्लियर है। हमने एडवांस में इनकम क्या कर ली? रिसीव कर ली। हमने अपना ऑफिस रेंट पे दिया हुआ था मिस्टर राम। राम ने हमें अप्रैल के मंथ के तो रेंट पे किया, हमने राम से अप्रैल का जो रेंट है वो तो रिसीव कर ले लिया, और अप्रैल में ही हमने मई का मंथ का रेंट भी रिसीव कर लिया। मींस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इसको बोलते हैं। एक बात ध्यान में रखें, जो हमारी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग होती है दैट इज अवर लायबिलिटी। वो हमारी क्या बन जाती है? लायबिलिटी बन जाती है। लायबिलिटी क्या होती है? टू हुम, जिसको हमने पैसे देने हैं, अभी तक हमने इसकी पेमेंट नहीं की। जो हमारी प्रीपेड एक्सपेंसेस होती है ये हमारी क्या जाती है? एसेट्स। दैट इज कम्स अंडर करंट लायबिलिटीज एंड करंट एसेट्स। बच्चे तकरीबन इस पॉइंट्स पे में क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं। वैसे जो इनकम अक्रूड होती है, ये देखो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग हमारी क्या है? करंट लायबिलिटी। ये हमारे क्या बन जाएगा? करंट एसेट्स।
अब प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी क्या है, करंट एसेट्स, तो ये हमारी क्या बच जाएगी, करंट लायबिलिटीज। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज अवर डिस्काउंट। डिस्काउंट नाम से क्लियर है, जब भी हमें कुछ अमाउंट का हम डिस्काउंट देते हैं, जहां हमें डिस्काउंट मिलता है, जैसे हमने कितने की चीज खरीदी थी, 20,000 की हमने एक क्या खरीदा था, अपने मार्केट्स में जाके अपने क्लोथ खरीदने गए थे, कपड़े खरीदने गए थे, लेकिन जब हमने ये कपड़े परचेज किए तो हमने कितने की पेमेंट की, 18,000 की पेमेंट की। जब हम कम पैसा पे करते हैं तो 2,000 का हमें क्या हो गया, हमारा डिस्काउंट रिसीव हो गया। अब ये जो डिस्काउंट होता है इसको हम अलाउ भी करते हैं और हम ये क्या करते हैं, रिसीव भी करते हैं। ये थोड़ी ना कि हमें डिस्काउंट सिर्फ मिलेगा, हम डिस्काउंट देंगे भी। जब हमें डिस्काउंट मिलता है मतलब परचेजिंग एक लॉजिक्स के साथ देखिए, 20,000 कपड़े खरीदे, 18,000 की हमने पेमेंट की, तो 2,000 का हमें क्या मिल गया, डिस्काउंट रिसीव्ड। वैसे ही हमने 20,000 की क्या की थी, सेल्स की थी, उस टाइम पे हमने सिर्फ कितने पैसे रिसीव किए, 18,000, तो 2,000 का हमने डिस्काउंट क्या कर दिया, अलाउड कर दिया। इसको रट्टा नहीं मारना, अलाउड में देना, डिस्काउंट देना, इसका जनरल सेंस का मतलब। रिसीव का मतलब होता है डिस्काउंट का मिलना, भी हमने पेमेंट हमें कब मिलेगा, जब हम कम पेमेंट करेंगे। हम अलाउ कब करेंगे, जब हमें कम पैसे मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा डिस्काउंट। नेक्स्ट है स्टॉक एंड इन्वेंटरी। अब स्टॉक क्या है, हम बोलते हैं ना कि इतना स्टॉक बच गया, अनसोल्ड स्टॉक, जो अनसोल्ड गुड्स बच जाती हैं एट द एंड ऑफ एवरी मंथ या एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, उनको क्या बोलते हैं, स्टॉक। और उनको हम क्या कर देते हैं, अपने गोडाउन में जाके स्टोर कर देते हैं। जैसे कि देखो 50,000 की हमने क्या की थी, परचेजेस की थी, किस पर्पस के लिए, ताकि उनको मार्केट में जाके क्या कर ले, रीसेल कर ले। इनमें से सिर्फ हमने कितनी की सेल की थी, 48,000 के जो कपड़े हैं वो हमने गुड्स ले रहे, हमने गुड्स क्या कर दी, सेल कर दी, और 2,000 की अभी तक सेल नहीं हो पाई। इट मींस अनसोल्ड गुड्स जो अभी तक सेल नहीं हुई, तो ये क्या बन जाता है, हमारा स्टॉक बन जाता है। अब स्टॉक टू टाइप्स का होता है, एक हमारा, अगर आप पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इनको तो आप ले सकते हैं। अब ये जो हमारा स्टॉक होता है ये भी हमारे कितने टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का होता है। एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग। ओपनिंग के नाम से क्लियर है, वो स्टॉक जिसमें हम किसकी बात करते हैं, ओपनिंग डेट की बात करते हैं। अब अकाउंट्स हमारे कब, फाइनेंशियल अकाउंट्स कब स्टार्ट होते हैं, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। क्लोजिंग ईयर कब होता है, 31 मार्च। ओपनिंग डेट कौन सी होती है, 1 अप्रैल। इट मींस ओपनिंग स्टॉक कौन सा होता है, जो कि हमारे ईयर की ओपनिंग डेट में होता है। ओपनिंग डेट कौन सी होती है, 1 अप्रैल की। अब जो स्टॉक क्लोजिंग डेट में बच जाता है, क्लोजिंग डेट हमारी कौन सी होगी, 31 मार्च। अगर मंथ की बात कर रहे हैं तो मंथ का लास्ट ईयर, एंड ऑफ डे। अगर हम ईयर की बात कर रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द डेट ऑफ द ईयर, वो कौन सी होगी हमारी, 31 मार्च। उसको क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। 1 अप्रैल को हम कौन सा बोल देंगे, ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद हमारे क्या है, बैड डेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बैड डेट्स। बैड डेट्स ये किसके साथ रिलेटेड होते हैं, इंसॉल्वेंसी के साथ रिलेटेड। अब कई बच्चों को यही पता, कंफ्यूज हो जाते हैं, जब दिवाला निकल जाता है, बोलते हैं ना बैंकक्रप्ट हो गया। आपने कभी सोचा होगा, सुना होगा कि वो बैंकक्रप्ट हो गया, अब वो मुझे पेमेंट नहीं कर सकता। जब कोई भी पर्सन अपने हाथ खड़े कर दे कि मेरे पास पैसा है ही नहीं, मैं क्या हो चुका हूँ, इंसॉल्वेंट हो चुका हूँ और आपको पैसा पे नहीं कर सकता, वो क्या हो जाता है, बैड डेट्स हो जाता है। ये हमारे क्या होता है, एक तरह का लॉस होता है, क्योंकि इनमें से हमें पैसे रिसीव करने की होती नहीं होप कि हमें ये पैसा रिसीव हो जाए। कई बच्चे बैडर और डिस्काउंट दोनों में कंफ्यूज होते हैं, हमने दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो बैडर्स में क्या हो गया, हमने राम से कितने पैसे लेने थे, हमने 50,000 के पैसे उससे लेने थे, और वो बोलता कि मेरे पास पैसा है ही नहीं, मैं आपको पे नहीं कर सकता, तो मैं पैसा कहाँ से अरेंज करूं। तो ये क्या होगा, हमें फ्यूचर में होप ही नहीं है कि उससे पैसा हमें रिसीव भी होगा, तो हमारा ये क्या बन जाता है, बैडर्स। डिस्काउंट में क्या होता है कि हमने 50,000 की क्या की थी, सेल की थी, लेकिन उस सेल में से हमने 45,000 रिसीव कर लिए और हम अपनी मर्जी से उसको 5,000 रुपीज का क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। उसमें खुद जिससे हमें पेमेंट करनी होती है वो बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं अवेलेबल है। इसमें क्या करते हैं, जिसी टाइम पे हम सेल करते हैं तो उसको थोड़ा सा डिस्काउंट प्रोवाइड कर देते हैं और बाकी की पेमेंट उससे रिसीव कर लेते हैं।
नेक्स्ट टर्म है बैड डेट्स रिकवर्ड। अब बैड डेट्स क्या हो गया, हमने ऊपर ही देखे हैं, ये हमारा क्या होता है, एक तरह का लॉस होता है। पर्सन अपना बोल देता है कि मेरे पास पैसा नहीं अवेलेबल, मैं पेमेंट नहीं कर सकता। लेकिन अगर उससे फिर भी अचानक से सडनली हमें पैसे रिसीव हो जाए, रिकवर का मतलब कहता है पैसे का मिलना, हमारे लॉस का क्या होना, रिकवर होना। तो इसीलिए अब रिकवरी तो कहीं से भी हो सकती है। बैड डेट्स इसलिए इसका नाम हमने यूज किया है कि ये किसके साथ रिलेटेड होता है, हमारी इंसॉल्वेंसी। जब कोई पर्सन ड्यू टू इंसॉल्वेंसी पैसा ना पे कर सके, वो बोल सके कि मैं पैसा नहीं पे कर, लेकिन उसके बाद अगर उससे पैसा मिल जाए तो उसको क्या बोलते हैं, बैड डेट्स रिकवर। अब वाउचर क्या होते हैं, ये एक का क्या होता है, एविडेंस होता है। एविडेंस भी इसको बोल सकते हैं और इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रूफ भी हो सकते हैं। प्रूफ ऑफ ए ट्रांजैक्शन, हम बाजार में जाते हैं, हमने कुछ भी खरीदा, कोई टॉप खरीदा, कोई जीन खरीदी, कुछ भी खरीदा, तो हमें उसके रिटर्न में क्या मिलता है, एक बिल मिलता है। हमने कुछ परचेजेस की, कुछ भी गुड्स खरीदी, तो हमें क्या मिलता है, एक बिल मिलता है कि ये गुड्स आपने हमें खरीदी है। तो ये उसका क्या होता है, एविडेंस ऑफ ए ट्रांजैक्शन। जब भी कोई ट्रांजैक्शन हुई है, ये उसका क्या होता है, प्रूफ होता है कि ये हमने ट्रांजैक्शन डन की है। अब हमारी दो टर्म्स रहेगी, एक हमारी क्या है, रिसीव्स, एक हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर। उसके पहले अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हाँ जी, अब रिसीव्ड का क्या मतलब होता है, इनकम का रिसीव होना। जब भी हम कोई पैसा रिसीव करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिसीव्ड। अब ये इस चाहे हम सेल करके भी कर सकते हैं, चाहे हम कोई एसेट्स को भी इसमें सेल कर सकते हैं, और इसमें गुड्स को भी सेल किया जाता है। चाहे हम गुड्स को सेल करें, चाहे हमारे एसेट्स को सेल करें, अल्टीमेटली हमें क्या होना चाहिए, कैश रिसीव होना चाहिए। अब ये रिसीव्स टू टाइप्स की होती है, एक होता है रेवेन्यू, एक होती है कैपिटल। यहाँ पे रेगुलर, आर मींस रेवेन्यू, आर मींस रेगुलर। लर्न करने का एक ट्रिक, सी फॉर कैपिटल, रेगुलर, वो इनकम जो हम रिसीव करते हैं, वो जो रेगुलर नेचर की होती है, उनको कौन सी रिसीप्ट बोलते हैं, रेगुलर रिसीप्ट। अब रेगुलर नेचर में पैसा हम कहाँ से रिसीव करेंगे, उसको सेल करने के बाद। जब भी हम कैश रिसीव करते हैं फ्रॉम द सेलिंग ऑफ द गुड्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसीव्ड। और ये कौन सी नेचर की होती है, रेगुलर नेचर की होती है, और इसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पड़ता है, क्योंकि इनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना। ऑन द अदर हैंड, जब हम कैश रिसीव करते हैं फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स, उनको कौन सी रिसीप्ट बोलते हैं, कैपिटल रिसीप्ट, और ये रेगुलर नेचर की नहीं होती। हम ये तो बोले नहीं आज मैंने एसेट्स परचेज किया तो कल मैं उसको सेल कर रही हूँ, नहीं। अगर मैंने कोई मशीनरी परचेज किया, हम एटलीस्ट उस मशीनरी को 3-4 साल क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यही होता है कि ये रेगुलर नेचर की नहीं होती। बस आपने यहाँ से ध्यान में रखना, आर से रेगुलर, जब हम कैश रिसीव करते हैं फ्रॉम द रेगुलर नेचर। अब रेगुलर नेचर कहाँ से होगी, गुड्स को सेल करने के लिए, क्योंकि डेली यूज में हम किसको सेल करते हैं, गुड्स को सेल करते हैं। जैसे हमारी रिसीप्ट होती है, वैसे हमारा क्या होता है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है, खर्चा करना। जब भी हम कोई भी एक्सपेंडिचर करते हैं तो अर्न ए बेनिफिट, ताकि फ्यूचर में उसका क्या हो सके, हमें बेनिफिट हो जाए सके। जैसे हम कैश रिसीव करते हैं गुड्स को सेल करके या एसेट्स को सेल करके, वैसे हम खर्चा किस पे करते हैं, या तो गुड्स पे करते हैं या किस पे करते हैं, एसेट्स को परचेज करने में करते हैं। वैसे ही हमारे एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं रेवेन्यू, दूसरा हमारा क्या होता है, कैपिटल। सेम वही जो हमने पहले ऊपर किया है, आर फॉर रेगुलर, जो हमारा खर्चा रेगुलर बिजनेस के साथ रिलेटेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे इंटरेस्ट पे करना, रेंट पे करना, सैलरी पे करना, ये हर महीने हर मंथ में इसकी पेमेंट करेंगे। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमारा किस नेचर का होता है, इरेगुलर नेचर का होता है। जैसे कि हमने कोई एसेट्स परचेज कर लिया, अब रोज रोज तो हम एसेट्स परचेज करेंगे नहीं, तो ये हमारा कौन सा होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि एक्सपेंडिचर हमने वी हैव परचेज ए प्लांट एंड मशीनरी, वी हैव परचेज ए बिल्डिंग, वी हैव परचेज ए लैंड। इट मींस ये कौन सी नेचर का होता है, रेगुलर नेचर का। अकाउंटिंग के टर्म में रेगुलर के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, रेकरिंग नेचर। इट इज ऑफ रेकरिंग नेचर, इट इज ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट टर्म्स, और इनके साथ हमारा अकाउंट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का चैप्टर कंप्लीट होता है। फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट अवर प्रैक्टिकल्स।
वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।